श्री नरेंद्र भाई मोदी आप સૌની વચ્ચે અહીં આવી ચૂક્યા છે। શ્રી નરેન્દ્ર ભાઈ મોદીનું સ્વાગત છે। ભારતના નવનિર્માણના ભાગ્ય વિધાતા વિકાસ પુરુષ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના નારા સાથે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડોદરા શહેરની જનતા આપનું સ્વાગત કરે છે અને આ સાથે સૌપ્રથમ ભારતના ભાગ્ય વિધાતા આપણા પ્રધાનમંત્રી માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगरना अध्यक्ष माननीय श्री भरतभाई डांगर भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर અને ટીમ વડોદરા વતી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું ફૂલહાર દ્વારા સ્વાગત કરશે। તો ચાલો સૌપ્રથમ આપણા પ્રધાનમંત્રી માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનું સ્વાગત ફૂલહાર દ્વારા કરવામાં આવશે। भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगरना अध्यक्ष माननीय श्री भरतभाई डांगर वडोदरा महानगरपालिका भारतीय जनता पार्टी અને ટીમ વડોદરા વતી કરશે। બોલો ભારત માતા કી। અને આ સાથે એક સુંદર મજાના મોમેન્ટો સાથે પણ મોદીજીનું સ્વાગત કરવામાં આવશે। भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगरपालिकाના अध्यक्ष माननीय श्री भरतभाई डांगर द्वारा। बोलो भारत माता की। अपना प्रधानमंत्री भारतना भाग्य विधाता श्री नरेंद्रभाई मोदी आपने हूँ वडोदरा शहरनी जनता तरफथी विनंती करीश कि वडोदरा शहरनी जनता ने आप उद्बोधन करशो प्लीज। श्री नरेंद्रभाई मोदी। भारत माता की। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के
सभी वरिष्ठ महानुभाव, और पूरा हिंदुस्तान जिस नगरी के लिए आज गौरव कर रहा है, वो बड़ौदा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देश भर के टीवी मीडिया के लोग आज सुबह से चाहते थे कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मेरा मन करता था अगर बोलूंगा तो बड़ौदा जाकर के बोलूंगा। अगर पहला हक है तो बड़ौदा के मेरे भाई और बहनों का। आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, वाह। भाइयों बहनों, आज से लेकर के वहां तक की ये यात्रा है। और आज मैं यहां आया हूं विशेष रूप से आप सबका अभिनंदन करने के लिए, आप सबका धन्यवाद करने के लिए। भाइयों बहनों, इस चुनाव में व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवार के नाते दो महत्वपूर्ण बातें मेरे साथ हुई। एक, बड़ौदा को मैं मुश्किल से नामांकन भरने के बाद सिर्फ 50 मिनट दे पाया था। और आपने 5,70,000 वोट जनता को सर झुका करके नमन करता हूं। आपने जो प्यार दिया है और एक एक मतदाता ने नरेंद्र मोदी बन के काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है।
शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी उम्मीदवार को अपने मतदाताओं के साथ संवाद करने का अवसर न मिला हो। बनारस ने मोदी के मौन पर मोहर लगा दी है। मुझे बनारस में एक उम्मीदवार के नाते मेरी बात बताने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। उसके बावजूद भी मोदी के मौन को बनारस के लोगों ने जिस प्रकार से मोहर लगाई है, ये दोनों घटनाएं हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई। मेरे वडोदरा के भाइयों बहनों, आपको पता है आज आपने 60 साल के हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड पर स्थापित किया है। आपको मालूम है, मैंने अभी तक मीडिया में ये बात मेरी नजर में नहीं आई, शायद मीडिया वालों को भी नजर नहीं आया होगा। हमारे देश में जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी हुआ जनरल इलेक्शन हुआ, मैं उपचुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उपचुनाव कहीं एकाध दो जगह पे उपचुनाव होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मीडिया वाले मुझे कोई नेगेटिव कोट करके फिर गाड़ी आगे न चला दें। मुझे बताया गया कि हमारे देश में अब तक जितने लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए हैं उसमें 5,70,000 का रिकॉर्ड किसी ने किया नहीं है। विक्ट्री मार्जिन 5,70,000 इन जनरल इलेक्शन, ये काम बड़ौदा ने कर करके इतिहास में अपना नाम लिखा दिया। मैं इस नया रिकॉर्ड को स्थापित करने के लिए बड़ौदा के मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं देश के इलेक्शन कमीशन को, देश के जागरूक नागरिकों को और देश के निष्पक्ष मीडिया को ये प्रार्थना करता हूं कि गुजरात में बड़ौदा के नागरिकों ने जो इनिशिएटिव लिए और किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं, किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं, किसी दल का प्रचार नहीं, किसी सिंबल का प्रचार नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से लोकतंत्र, मतदाता, मताधिकार और मतदान एक जिम्मेवारी, इन 4 मुद्दों को लेकर के बड़ौदा के बुद्धिजीवियों ने, सिविल सोसाइटी ने, एनजीओ ने, चैंबर्स ने,
इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने, डॉक्टर, वकील, स्पोर्ट्स पर्सन, यानी बड़ौदा के नागरिकों ने मतदाता जागृति का जो अभियान चलाया, वो आजादी के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। एक नागरिक के नाते मैं बड़ौदा के इन भिन्न भिन्न और राजनीतिक संगठनों का सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। और जैसा मैंने कहा, निष्पक्ष मीडिया, देश के निष्पक्ष एनजीओ, इलेक्शन कमीशन, बड़ौदा की सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ की एक्टिविटी का एक दस्तावेज तैयार करके भविष्य के चुनाव में राजनीतिक दलों के सिवाय, सरकार के सिवाय, मीडिया के सिवाय और भी लोग क्या काम कर सकते हैं, इसका एक उत्तम काम बड़ौदा के किया है। मैं उन सबको अभिनंदन करता हूं और भविष्य में देश के लोकतंत्र की ताकत क्या है, उसका परिचय कराने के लिए ऐसा करें, 3-4 लोग वहां से खाली हो जाए, लोग देख पाए। आप इधर आइए। देखिए, मोदी कहीं पर भी हो, आपकी परेशानी उसको पता चल जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं मतदाता जागृति का जो अद्भुत काम यहां हुआ है, इसके लिए मैं बड़ौदा को पूरे हिंदुस्तान के लिए एक दिशा दर्शक काम किया है, प्रेरक काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में गुजरात ने अद्भुत रिकॉर्ड प्रस्थापित किए हैं। 26 में से 26 पहले जब बोलते थे ना, तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। और मैं बताता हूं, 26 में से अगर 25 भी आती ना, तो कल हमारी धुलाई हो जाती। भाजपा वालों के सारी बातें बेकार गई। 26 का दावा करते थे, मुश्किल से 25 आई। मैं गुजरात की जनता का आभारी हूं, तो उन्होंने 26 में से 26 सीटें देकर के और विजय मामूली नहीं है। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख आसान है। मुझे बताया गया कि गुजरात में मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में 59+% यानी करीब करीब 60% पोलिंग किया। 60%। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक नई मिसाल है। ये नई मिसाल है भाई। और इतना ही नहीं, कुछ असेंबली के उपचुनाव थे। अपने यहां जो दूध बेचने वाला आता है ना, तो 1 लीटर दूध लेने के बाद वो गृहिणी होती है ना, दूध वालों के, अरे थोड़ा ऊपर दे दो, तो वो थोड़ा दाम देता है, डालता है ना। सब्जी खरीदने जाते हैं तो फिर कहते हैं चल थोड़ा 2 मिर्ची कोसूर डाल दे, तो डाल देता है ना।
तो गुजरात के लोगों ने 7 असेंबली के उपचुनाव थे, जिसमें 6 कांग्रेस की सीटें थी, 1 भाजपा की थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस से उसमें से भी 3 छीन करके हमको दे दी, 7 में से 4 भारतीय जनता पार्टी की असेंबली में भी दे दी, और 3 इसलिए रखी है कहीं उनको तकलीफ न हो। भाइयों बहनों, ये चुनाव अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। मैं नहीं जानता हूं, मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए आज मीडिया रिपोर्ट क्या थे, टीवी डिबेट क्या था, उसके मुझे पता नहीं है। इसलिए अगर ये बात आ गई हो तो जिन्होंने भी इस बात को उजागर किया होगा, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अगर नहीं किया है तो भाइयों बहनों, देश आजाद होने के बाद देश आजाद होने के बाद ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, और जब भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है तो एक प्रकार से गठबंधन। आप लोग इजाजत है तो मैं बोलूं? मैं बोलूं? आप लोग इजाजत है तो बोलो, बोलो भैया। थैंक यू। भाइयों बहनों, देश के आजाद होने के बाद जितने चुनाव हुए, दिल्ली में जितनी सरकारें बनी, ज्यादातर सरकार कांग्रेस की बनी या कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए जैसे गठबंधन की बनी, या विपक्ष के गठबंधन की सरकारें बनी। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, वो भी एक प्रकार से कई दलों से मिलाकर के एक जनता पार्टी बनी थी। हिंदुस्तान के इतिहास में शुद्ध रूप से, ये मैं जरा शब्द प्रयोग जिम्मेवारी से करता हूं, शुद्ध रूप से कांग्रेस से सिवाय किसी एक दल की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी हो, आजादी के बाद पहली बार हुआ है। मैं नहीं जानता हूं पॉलिटिकल पंडितों का इस पर ध्यान गया कि नहीं गया। भाइयों बहनों, आजादी के बाद जनता पार्टी भी इमरजेंसी में कई दलों को मिलाकर के एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। ये पहला चुनाव है जो शुद्ध रूप से सन 52 से कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाला, एक वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा हुआ दल इस चुनाव के मैदान में हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद पाने में सफल हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात, अब तक देश के चुनावों का नेतृत्व अब तक देश के चुनावों का नेतृत्व
अब मेरी बारी। आपकी बारी हो गई, अब मेरी बारी। बोलो भाइयों बहनों, अब तक देश में जितने चुनाव हुए हैं, ज्यादातर उसका नेतृत्व उन लोगों के पास था जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे। आजादी के पहले पैदा हुए थे, उनके पास हर चुनाव में नेतृत्व रहता था। ये पहला चुनाव है जिसका नेतृत्व आजादी के बाद जो पैदा हुए उनके हाथ में था। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये अपने आप में, मैं जानता नहीं पॉलिटिकल पंडितों का ध्यान क्यों नहीं गया, लेकिन ये देश में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे लोगों के नेतृत्व में अब देश चलने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आज इस सयाजीराव गायकवाड़ जी की धरती से देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमें आजादी के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें आजादी के लिए जेल जाने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें आजादी के जंग में अंग्रेज सल्तनत के जुल्मों को सहने का सौभाग्य नहीं मिला था। लेकिन भले हमें आजादी के लिए जीने मरने का अवसर न मिला हो, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में स्वराज्य के लिए जीना ये हमारा संकल्प है। हम स्वराज्य के लिए मर नहीं पाए, लेकिन स्वराज्य के लिए जी सकते हैं। देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। 125 करोड़ देशवासी, 125 करोड़ देशवासी, आज देश के लिए मरने का समय नहीं है, आज देश के लिए जीने का समय है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर 125 करोड़ देशवासी देश के लिए जीने का संकल्प करते हैं, 125 करोड़ देशवासी एक नागरिक एक कदम चले, तो मेरा देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। ये जनशक्ति है जिसके सामर्थ्य से भारत का भविष्य बनने वाला है। और भाइयों बहनों, आपका मुझ पर भरोसा है, मेरा आप पर भरोसा है। और ये भरोसे की ताकत है जो भारत के सामान्य मानवी के सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य रखती है। और भाइयों बहनों, उसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, देश की जनता ने 3 सेंचुरी लगाई आज, ट्रिपल सेंचुरी। एनडीए को 300+ दे दिया। देश की जनता का मैं बहुत आभारी हूं,
भाइयों बहनों, मैं प्रारंभ से कहता आया हूं, कि जो सरकार होती है वो सरकार किसी दल की नहीं होती है। सरकार देश की होती है। सरकार कुछ विशेष लोगों की नहीं होती है। सरकार 125 करोड़ देशवासियों की होती है। सरकार किसी एक भूभाग की नहीं होती। सरकार आज सेतु हिमाचल से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कामरूप तक पूरे हिंदुस्तान की होती है। सरकार के लिए न कोई अपना होता है, सरकार के लिए न कोई पराया होता है। 125 करोड़ देशवासी ये हमारे अपने होते हैं। उन्हीं का कल्याण, उन्हीं का सुख, उन्हीं की जिंदगी में बदलाव लाना ये सरकार की प्राथमिकता होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव की सरगर्मी समाप्त हो चुकी है। देश की जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और वो वर्डिक्ट हमें ये भी कहता है कि हमें हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। 125 करोड़ देशवासियों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। भाइयों बहनों, मैं एक सवाल पूछूं आपको? पूछूं? परिश्रम करने की मेरी जो क्षमता है, मेरा सवाल समझोगे? पूछूं? परिश्रम करने की मेरी जो प्रतिबद्धता है, परिश्रम करने की मेरी जो पराकाष्ठा है, इसमें इस देश में किसी को शक है क्या? किसी को शक है क्या? हम तो मजदूर नंबर 1 है भैया। आने वाले 60 महीने इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाइयों। और मैंने चुनाव अभियान में मजदूर कैसा होता है यह उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। और ये एक विषय है कि मेरे विरोधी भी उस पर सवालिया निशान नहीं लगाते। मेरा घोर विरोधी मीडिया वाले भी इस विषय पर मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। मानते अरे बड़ी मेहनत करने वाला इंसान। भाइयों बहनों, 4 बार आपने मुझे मुख्यमंत्री के नाते दायित्व दिया है और एक दिन भी मैंने वैकेशन नहीं लिया है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है इसको पूरा करने में शरीर का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक क्षण 125 करोड़ देशवासियों को समर्पित है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं देशवासियों को भी विश्वास
चाहता हूं, हमारा मकसद है जो हमने नारा नहीं, गुजरात में हमारे उस स्पिरिट को हमने जी करके दिखाया है। वो हमारा स्पिरिट है सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ। आगे बहनों, सबका साथ सबका विकास, यही हमारे काम का मंत्र है और ये खोखले शब्द नहीं है, ये हमारा स्पिरिट है, हमारे वर्क कल्चर का डीएनए है। और इसलिए भाइयों बहनों, जनता ने हमें स्पष्ट बहुमत दिया, एनडीए को इतना भारी संख्या में हमें विजय दिया, लेकिन भाइयों बहनों, ये विजय हमारे लिए अब मराठी सब आएगा, मराठी में आएगा, लेकिन मेरे बड़ौदा के भाइयों बहनों, अब आपने मोदी को बड़ौदा का नहीं रहने दिया, देश का बना दिया। अब आप ही ने बना दिया, मैं क्या करूं? आप ही ने मुझे बना दिया भाइयों बहनों। और इसलिए सबका साथ सबका विकास, भाइयों बहनों, विजय कितना ही भव्य क्यों न हो, भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका कितनी ही ऊंचाइयों पर क्यों न फहरती हो, एनडीए का विजय पथ इतना तेजस्वी ओजस्वी रहा हो, इसके बावजूद भी भारत का संविधान मुझे कहता है, भारत का लोकतंत्र मुझे सिखाता है, भारत की उज्जवल परंपराएं मुझे सिखाती है, और बड़ौदा की धरती जहां पर से सयाजीराव गायकवाड़ ने देश को बाबा साहब आंबेडकर दिए थे। कभी कभी लगता है अगर गायकवाड़ न होते तो देश को बाबा साहब आंबेडकर न मिलते। ऐसा इस धरती पर पवित्र काम हुआ है, इस धरती पर से बाबा साहब आंबेडकर का पुण्य स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे लिए लेटर एंड स्पिरिट में देश के सभी दलों को, हमारे कितने ही विरोधी क्यों न हो, सबको साथ लेकर के चलने का हमारा मकसद है। हम कोई कोशिश करने में कमी नहीं रखेंगे। जब अखबार वाले मुझे टीवी इंटरव्यू में पूछते थे, बोले मोदी जी अगर बहुमत नहीं आया तो क्या करोगे, दिखना नहीं होगा तो क्या करोगे? मैं उनको कहता था कि सरकार चलाने के लिए देश की जनता हमें स्पष्ट जनादेश देने वाली है, और वो दिया। लेकिन मैंने उस समय में कहा था, सरकार चलाने के लिए स्पष्ट जनादेश होने के बावजूद भी देश चलाने के लिए हम सबको साथ रखना चाहते हैं। सरकार चलाने के लिए बहुत कुछ मिल चुका है, देश चलाने के लिए सबको लेकर के चलना ये हमारी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को हम सर झुका करके नम्रतापूर्वक अदा करने के लिए सफल हो, इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जिन राज्यों में आज विधानसभा के भी चुनाव थे,
इन भिन्न भिन्न विधानसभा चुनावों में विजयी होने वाले राजनीतिक दलों को, उनके नेताओं को, वहां पर नए चुने गए विधायकों को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे विश्वास है कि भव्य भारत के निर्माण में, उनके राज्य में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए वो भरपूर प्रयास करेंगे और सफल होंगे। ये मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। जो सांसद पूरे देश से चुन करके आ रहे हैं, कुछ के नतीजे बाकी होंगे, कुछ के आने बाकी होंगे, अलग अलग दल होंगे। उन सबके दल के सफलता प्राप्त करने वाले और जिनको अभी शायद सफलता मिली न मिली हो, उन सबको भी मेरी तरफ से मैं सभी दल के सभी राजनेताओं को अंतःकरण पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि देश चलाने में उनका समर्थन मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा और हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाने में यशस्वी होंगे। भाइयों बहनों, मुझ पर आपने भी बहुत प्रेम किया है, विरोधियों ने भी बहुत प्रेम किया है, लेकिन आपके प्रेम की शुद्धता, आपके प्रेम की ताकत इतनी ऊपर थी भाइयों। मैं इन दोनों प्रकार के प्रेम को आदर करता हूं, कोई कटुता के बिना आपके प्यार के भरोसे उस प्यार को भी सच्चे प्यार में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, लोकतंत्र में कभी कोई दुश्मन नहीं होता। लोकतंत्र में सिर्फ प्रतिस्पर्धी होते हैं और प्रतिस्पर्धा एक लोकतंत्र की ब्यूटी है, खूबसूरती है। प्रतिस्पर्धा के बिना लोकतंत्र कहां टिकेगा? और इसलिए प्रतिस्पर्धा अपनी जगह पर है, लेकिन लोकतंत्र की ताकत है सब अपने हैं। देश 125 करोड़ देशवासियों की भलाई के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं को लेकर के हम आगे बढ़े। भाइयों बहनों, आपने मुझे जो प्यार दिया, मैं एक बार मुश्किल से एक सभा करने आया था, लेकिन आपने इतनी जिम्मेवारी उठाई। मैं इस कर्ज से भली भांति दबा हुआ हूं। भाइयों बहनों, मैं इस नगरी का विकास करके इस नगरी को नई ऊंचाइयों पर ले जा करके आपके इस प्यार को विकास के रूप में समाया करके लौटाऊंगा। भाई समाया। फिर एक बार भारत के 60 साल के जनरल इलेक्शन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करने के लिए फिर एक बार आपको नतमस्तक होकर के नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और राजनीतिक क्षेत्र के उन कार्यकर्ताओं का भी जिन्होंने 40-45 डिग्री टेम्परेचर में पोलिंग बूथ को संभाला, जिन्होंने घर घर जाकर के लोग कहते थे अरे अब चिंता मत करो, आने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहते थे लोग, फिर भी वो कहते थे नहीं हमारा कर्तव्य, हम आएंगे, हम कहेंगे, मिलेंगे। ये तपस्या है, ये तपस्या जिन्होंने की है
उन लाखों लाखों भाई बहनों को, उन लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत मैं हजारों की तादाद में यूट्यूब पर छोटे छोटे बच्चों के स्लोगन में देखता था। मैं जरा सोशल मीडिया में जरा नजर करने का मेरा शौक है। एक एक साल के, दो साल के बच्चे अब की बार यूट्यूब पर देखिए आप, जिन बच्चों को शायद अभी अभी तो माँ, पापा, मम्मी बोलना सीखा था, वो बच्चे भी, इसका मतलब ये हुआ कि 15-16 साल के बाद जो चुनाव आएंगे, उसकी फौज भी तैयार हो गई। और यही तो लोकतंत्र की ताकत है। पीढ़ी दर पीढ़ी सक्रियता बढ़ती चले, लोग जुड़ते चले, कारवा बढ़ता चले। भाई, मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं विशेष रूप से बड़ौदा भारतीय जनता पार्टी का आज आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया, चुनाव लड़ने के लिए मुझे अवसर दिया, और आप लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलेंगे, वंदे, पूरी ताकत करिए। हम मीडिया वाले मेरी तरफ नहीं, आपकी तरफ आएंगे। वंदे, 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 वंदे। बड़ा एक काम आता चलाइएगा, सगळं चांगलं झालं ना? समजवता है ना तुम्हाला? હવે આપણે ગુજરાતીમાં મજા આવી ગઈ ને? યાદ પડી ગઈ ને? 3 in 1. થેન્ક યુ ભૈયા.